गाइस, मेरा नाम आयुष है और आज हम लोग केमिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका कि नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। दोस्तों, बहुत ही आसान चैप्टर है। इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं है। हम लोग को बस जानना है कि एटम्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है। और समय समय पे बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। सबके रिजल्ट्स क्या क्या निकल के आए उन सबको पढ़ना है हमें। और बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारी थ्योरीज भी दी थी, जिसमें से कुछ सही हुई, किसी में सुधार हुई और बहुत सारी थ्योरी गलत भी हो गई। तो उन सब के बारे में ही पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग सिस्टमेटिक ढंग से जाएंगे। सबसे पहले हम लोग समझ लेंगे कि एटम क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, जो कि सबसे मेन है इस चैप्टर में। समझना कि एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है और एटम्स किन किन चीज़ों से लेकर के बनता है और कैसे फंक्शन करता है एक पूरा प्रॉपर एटम। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर को। तो सबसे पहले हम लोग को जानना है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में कि एटम्स का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि एटम क्या होता है। देखिए दोस्तों, एक एटम किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा यूनिट को हम लोग एटम कहते हैं। कोई भी एक एलिमेंट होता है वो सब एटम से ही बन करके बनता है। मतलब कि कोई भी, जैसे कि मान लीजिए लोहा है, तो एक जो लोहा है वो किससे बना हुआ है। अगर हम उस लोहे को तोड़ते जाएंगे तोड़ते जाएंगे तोड़ते जाएंगे, मतलब छोटा करते जाएंगे, उसको डिवाइड करते जाएंगे, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जो सबसे छोटा यूनिट आएगा उसका, उसी को हम लोग एटम कहते हैं। अब जॉन डाल्टन ने भी अपने एक थ्योरी दिया था कि एटम जो होता है वो सबसे छोटा यूनिट होता है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता है। मतलब कि जो सबसे छोटा कण होता है उसको एटम कहा था जॉन डाल्टन ने, और कहा था कि उससे ज़्यादा उसको और तोड़ा नहीं जा सकता है। एटम के नीचे एटम से छोटा और कुछ भी नहीं है। मतलब एटम से ही सब कुछ बना है और एटम से छोटा और कोई भी ऑब्जेक्ट है ही नहीं, कोई भी पार्टिकल है ही नहीं। ठीक है। तो बाद में जाकर के ये थ्योरी उनका गलत हुआ था और हमें पता चला था कि एटम्स भी तीन चीज़ से मिल करके बनते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन से। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते होंगे, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये है इलेक्ट्रॉन आपका, और जो ब्लू वाला पार्ट है ये आपका न्यूट्रॉन है, और ये है लाल वाला, ये इसको प्रोटॉन कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ये एक पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है जो कि एक एटम के इर्द गिर्द चक्कर काटते रहता है। ठीक है। आप इसको समझ सकते हैं जैसे सोलर सिस्टम नहीं होता है एक, सॉरी, सोलर सिस्टम में जैसा कि सेंटर में होता है सन, उसके अराउंड बहुत सारे प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे होते हैं अपने अपने ऑर्बिट में। जैसे कि मरकरी सन के अराउंड चक्कर काट रहा होता है। ठीक है। उसके बाद फिर आप अर्थ को भी देख सकते होगे। तो ये सारे अपने अपने ऑर्बिट में चक्कर काट रहे होते हैं। ठीक है। तो उसी को हम लोग कहते हैं एक प्रॉपर एटम। मतलब एटम में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है। और ऑर्बिट होता है। तो इन सब के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए, एक एटम जो बना होता है उसमें मेन तीन ही चीज़ होते हैं: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक नेगेटिवली चार्ज आयन होता है। नेगेटिवली चार्ज आयन होता है इलेक्ट्रॉन। मतलब जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है। प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है। पॉजिटिवली चार्ज आयन को हम लोग कहते हैं ये प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन क्या होता है? जिसमें कोई चार्ज ही नहीं होता है, वो न्यूट्रल होता है। ठीक है। तो देखिए, सेंटर में देख सकते होंगे, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, ये बिल्कुल एक सेंटर है। अब यहाँ पे क्या है ना कि ये इस जो सेंटर होता है, एक एटम का जो सेंटर होता है, मतलब कि जो बीचों बीच जो सेंटर आप देख रहे हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ रहता है। क्या रहता है न्यूक्लियस के अंदर? दो चीज़ रहता है। सबसे पहले तो आपका प्रोटॉन रहता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज आयन रहता है। ठीक है। और उसके बाद क्या रहता है उसमें? न्यूट्रॉन रहता है। प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है। ठीक है। दो चीज़ रहता है, एक प्रोटॉन रहता है और दूसरा रहता है न्यूट्रॉन। तो जो प्रोटॉन होता है वो एक पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है वो कोई भी चार्ज कैरी नहीं करता है, वो न्यूट्रल होता है। ठीक है। तो वो दोनों कहाँ पे रहते हैं? न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। और उन दोनों को क्या कहते हैं हम लोग? न्यूक्लियन कहते हैं। न्यूक्लियस। अब एक वीडियो की मदद से समझते हैं सारा कुछ। ठीक है। चलिए तो अब वीडियो देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये एक पूरा एटम का स्ट्रक्चर है। जो इसका सेंटर पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। अब जो न्यूक्लियस के अंदर रहता है वो रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। दो चीज़ रहता है, एक रहता है प्रोटॉन रहता है और एक रहता है न्यूट्रॉन। तो जो प्रोटॉन होता है वो रहता है पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन।
प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन रहता है। इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं? जो ये देखिए एटम का जो स्ट्रक्चर, जो बाहरी पूरा भाग है, इसमें देखिए आप डॉट डॉट देख रहे होंगे, ये सारा ऑर्बिट में, ये सब इलेक्ट्रॉन जो होता है निगेटिवली चार्ज, ये सर ऑर्बिट करते रहता है, घूमते रहता है, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन। और न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, ठीक है, उसमें कोई सा भी चार्ज नहीं होता है, वो न्यूट्रल होता है। तो जो प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है वो आपका कहाँ पर रहता है? न्यूक्लियस में रहता है। तो जो एक एटम रहता है, एटम का जो सेंटर, जो कोर होता है, जो पूरा सेंटर वाला पार्ट रहता है, उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। और उसके चारों तरफ जो सर्कुलर पाथ में जो घूमते रहता है वो इलेक्ट्रॉन रहता है। इलेक्ट्रॉन कभी भी शांत नहीं बैठता, वो हमेशा घूमते रहता है सर्कुलर, अपने ऑर्बिट में वो चक्कर लगाते रहता है। अब क्या था कि मैक्सवेल जो था, मैक्सवेल एक साइंटिस्ट था, उसका एक थ्योरी था कि जो एटम है वो अगर ये घूमते रहेगा ना अपने सर्कल में, मतलब कि वो राउंड लगाते रहेगा, रिवॉल्व करते रहेगा, तो वो एक टाइम पे ऐसा आएगा जब वो अपना एनर्जी लूज़ कर देगा। जब वो अपना एनर्जी लूज़ कर देगा, तो जब वो अपना एनर्जी लूज़ करेगा तो एक टाइम पे तो सारे इलेक्ट्रॉन अपने एनर्जी लूज़ कर देंगे, ठीक है। तब तो फिर वो एटम किसी काम के भी नहीं होगा, वो तो फिर स्टेबल ही नहीं रह पाएगा। तो ये जो थ्योरी था ये पूरा तहलका मचा दिया था, पूरे साइंटिस्ट लोग परेशान थे कि अब तो जितना भी हम लोग इतना खोज वोज किए हैं वो सारा तो व्यर्थ हो गया, अब किसी का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो फिर आए आपके बोर और बरी, ये दो साइंटिस्ट थे। ये लोग ने खोज के निकाला कि ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो जो सर्कुलर पाथ में घूमेगा तो वो अपना एनर्जी तो लूज़ करेगा, लेकिन कब लूज़ करेगा? जब वो अपना ही ऑर्बिट में घूम रहा रहेगा तब वो अपना कोई भी एनर्जी लूज़ नहीं करेगा। लेकिन हाँ, जब वो किसी दूसरे ऑर्बिट में आके घूमे, जैसे मान लीजिए ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इधर इस ऑर्बिट में आके अगर चक्कर लगाता है, तो फिर वो कुछ टाइम के बाद होगा ऐसा ना कि वो अपना एनर्जी लूज़ कर देगा यहाँ से, और वापस वो अपने ऑर्बिट में आकर के चक्कर लगाने लगेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप बाहरी किसी अगर ऑर्बिट में जाते हो तो आपको किसी एक्सटर्नल फोर्स का ताकत लेना पड़ता होगा, एक्सटर्नल फोर्स आपको लगाना पड़ेगा, तभी आप बाहर आकर के रिवॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन अगर दूसरे ऑर्बिट में आकर के, बाहरी वाला ऑर्बिट में आकर के अगर चक्कर लगाएगा, तो ये थोड़ी देर तक लगाएगा, उसके बाद अपने एनर्जी लूज़ करके ये वापस इसमें आ जाएगा, फिर इसमें अपना फ्रीली ही मूव करेगा अपना, ठीक है। तो जो कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में मतलब कि रिवॉल्व करता है तो अपना एनर्जी लूज़ नहीं करता है, लेकिन वही अगर अपना दूसरे का ऑर्बिट में आकर अगर रिवॉल्व करेगा तो वो थोड़ी देर तक ही कर पाएगा, जब तक उसमें एनर्जी रहेगा, उसके बाद फिर वो अपना ओरिजिनल ऑर्बिट में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये वाला इलेक्ट्रॉन में अगर हम लोग किसी बाहरी एक्सटर्नल फोर्स अगर हम लोग देते हैं तो अगर इसमें आ जाता है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम इसको चार्ज कर देते हैं, जैसे आपने रेडियम में देखा होगा, रेडियम में अगर लाइट वाइट मारते हैं तो वो चमकता है, क्यों चमकता है? क्योंकि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो चार्ज हो करके इस वाले ऑर्बिट में आ जाता है, ठीक है, बाहरी वाले ऑर्बिट में आ जाता है और उधर रिवॉल्व करने लगता है, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है, थोड़ा देर तक ही वो चमकता होगा, उसके बाद आप देखते होगे कि वो वापस ही मतलब कि वो चमकना बंद हो जाता है। क्यों होता है? जब तक इसमें एनर्जी रहता है तब तक तो ये रिवॉल्व कर लेता है, उसके बाद फिर से ये अपना ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है, मतलब जिस ऑर्बिट में ये पहले था उसी ऑर्बिट में ये चला जाता है वापस से, ठीक है। तो अगर ये एक्सटर्नल फोर्स, अगर एक्सटर्नल एनर्जी इसको मिल रहा है तो ये बाहरी वाला ऑर्बिट में आकर सर्कल लगाएगा, उसका एनर्जी लूज करके जब खत्म होगा तो वापस चल जाएगा। अगर इसके नीचे वाले में इसको लगाना होगा तो इसको अपना एनर्जी लूज करना होगा, तब जा कर के ये नीचे वाले ऑर्बिट में जा कर के चक्कर लगाएगा, वहाँ पे भी थोड़ी देर तक लगा पाएगा, वापस से फिर ये अपने ओरिजिनल ऑर्बिट में आ ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ गए, अब आगे चलते हैं। अब हम लोग जानते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में, तो चलिए उसके पोस्टुलेट देख लेते हैं कि क्या क्या डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने क्या क्या कहा था। तो सबसे पहले जॉन डाल्टन जी जो थे, उन्होंने कहा था कि जो मैटर होता है, ऑल जो मैटर होता है, जितने भी मैटर बने होते हैं वो एक टाइनी पार्टिकल से बने होते हैं, जिसको कि और तोड़ा नहीं जा सकता है, विच इज़ इनडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम, ठीक है। वो कह रहे हैं जिसको कि और फर्दर और तोड़ नहीं सकते, मतलब कि उससे छोटा पार्टिकल और नहीं हो सकता, उसी से सारा कुछ बना हुआ है, ठीक है। उसी को एटम कहते हैं और एटम को और ज़्यादा तोड़ा नहीं जा सकता है, ठीक है। तो ये इनका पहला थ्योरी था। आगे चलते हैं, इनके बारे में और जानते हैं। ऑल एटम ऑफ ए स्पेसिफिक एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास, साइज एंड अदर प्रॉपर्टीज़। तो ये कह रहे हैं कि जितना भी, जैसे कि
एक एलिमेंट का जितना भी एटम्स हो गया, जैसे कि मान लीजिए एक आयरन है, आयरन को एक एलिमेंट मान लेते हैं, या फिर आप सोना ले लीजिए या फिर कोल ले लीजिए, कोई भी एक एलिमेंट ले लीजिए। वो एक एलिमेंट का, वो तो एटम से बना हुआ ही है, उसमें बहुत सारे एटम्स होंगे, मिलियंस ऑफ एटम्स होंगे। तो ये कह रहे हैं कि जो कोई भी एक पार्टिकुलर एलिमेंट है, जैसे कि आयरन है, आयरन का जितना भी एटम्स होगा, मतलब कि वो तो मिलियंस ऑफ एटम से बना हुआ है, तो उसका जितना भी एटम होगा, उसका जो साइज होगा, उसका मास होगा और उसका अदर प्रॉपर्टी होगा, वो सारा क्या होगा, सेम होगा। स्पेसिफिक एलिमेंट का जो साइज होगा, मास होगा और अदर प्रॉपर्टी होगा, वो सारा सेम होगा, आइडेंटिकल होगा, यानी कि सेम होगा, ठीक है। तो उनका दूसरा प्रॉपर्टी है। उसी में एक चीज़ और कह रहे हैं कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम जो डिफरेंट एलिमेंट का रहेगा, मान लीजिए कि दो अलग अलग एलिमेंट है, एक कोल हो गया, एक मान लीजिए आयरन हो गया, एक गोल्ड हो गया, सोना। तो जो लोहा का एटम्स होगा और जो ये सोना का एटम होगा, वो दोनों का डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है। डिफरेंट प्रॉपर्टी बोले तो जो उसका अलग मास होगा, अलग साइज होगा, ठीक है, और अलग ही उसका प्रॉपर्टी दिखाएगा। तो इनका एक अलग ये थ्योरी हो गया। तो ये टोटल मिलाकर के तीन थ्योरी इनका ये हो गया। चौथा थ्योरी इनका देखें तो ये कह रहे हैं एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉय। सेम एनर्जी वाला फॉर्मूला ये लगाए हैं कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है। दूसरी तरह एटम को अभी ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये इनका एक और थ्योरी था, ठीक है। तो उसका मतलब क्या हो गया कि एटम को और स्मॉलर पार्टिकल में डिवाइड तो कर ही नहीं सकते, यानी डिवाइड कर दी तो उसको डिस्ट्रॉय तो ऐसे ही कर दिए। डिस्ट्रॉय कोई चीज़ तभी नहीं होता है जब उसको और टुकड़ा में नहीं बांटा जा सकता है, ठीक है। तो अगर इसको हम टुकड़ा में बांट देंगे तो ये तो डिस्ट्रॉय हो ही जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं और जान लेते हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कैन बी combined विथ ईच अदर इन ए फिक्स होल नंबर रेशियो इन ऑर्डर टू फॉर्म ए कंपाउंड। ये कह रहे हैं कि जो डिफरेंट एलिमेंट है, जैसे कि मान लीजिए सोना हो गया, या फिर आपका ले लीजिए आयरन ले लीजिए, ठीक है। ये सब को अगर अगर कोई एक फिक्स रेशियो में, जैसे कि फिक्स रेशियो H2O लेते हैं, H2O अगर हम लोग लेते हैं H2O, जिससे कि ये मिल करके क्या बनता है, पानी बनता है, ठीक है। पानी बनता है किससे, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से मिलके। तो इसका फिक्स्ड रेशियो होता है 1:8 का। तो अगर हम लोग उस फिक्स्ड रेशियो में लेंगे तो ही पानी बनेगा। मान लीजिए हाइड्रोजन ज़्यादा ले लिया और ऑक्सीजन थोड़ा कम ले लिए तो कुछ और ही बन जाएगा, वो पानी नहीं बनेगा। उसी तरह ये कह रहे हैं कि अगर दो अलग अलग एलिमेंट को, ठीक है, किसी फिक्स्ड होल नंबर के रेशियो में अगर हम लोग ये जोड़ेंगे तो एक कंपाउंड बन सकता है, ठीक है। तो ये इनका एक और थ्योरी हो गया। उसका और एक थ्योरी देख लेते हैं। एटम्स कैन बी रीअरेंज, कॉम्बाइंड और सेपरेट इन ए केमिकल रिएक्शन। एटम्स जो होता है उसको रीअरेंज किया जा सकता है, जैसे कि मान लो कि एक कोई एलिमेंट है, वो उसमें मिलियंस ऑफ एटम है, ठीक है। तो वो तो एक पहले से ही अरेंज में है, तो उसको रीअरेंज भी किया जा सकता है। मान लो कि एक के बाद एक एटम लगा हुआ है, ठीक है, उसको हम लोग रीअरेंज कर देंगे। रीअरेंज बोले तो एक एटम यहाँ पे है, मान लो कि ये वाला एक पूरा एक एटम मान लेते हैं, ठीक है। ये दूसरा एटम हो गया। तो ये प्रॉपर अरेंजमेंट में है, यहाँ पे तीसरा हो गया, यहाँ चौथा हो गया। इसका अरेंजमेंट हम लोग चेंज करके दूसरा दूसरा भी बदल सकते हैं, ठीक है। जब हम लोग उसको केमिकल रिएक्शन से ले जाएंगे तो उसका अरेंजमेंट चेंज कर सकते हैं, कॉम्बाइन कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, और सेपरेट भी कर सकते हैं। तो ये इनका थ्योरी हो गया, जो ये लास्ट थ्योरी था, ठीक है। अब जो ये इतने सारे थ्योरी दिए हैं, ये इसमें कुछ तो सही हुआ, ठीक है, और कुछ जो एटम्स को, वो लोग एटम तो नहीं बताए थे, उन लोग कहा था परमाणु। किसी भी चीज़ का, ठीक है, कोई भी पदार्थ का सबसे छोटा छोटा इकाई होगा, उसको हम लोग परमाणु कहते हैं। हर पदार्थ परमाणु से बन कर के बना हुआ है। तो वो अपने किताब में लिखे थे कि सारा कुछ परमाणु से ही बना है। तो उसी को ये इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बता दिए कि जो जितना भी कुछ बना हुआ है वो सब कुछ एक छोटा चीज़ बना है, जिसको हम लोग एटम कहते हैं, जिसको कि ना बनाया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, वो सबसे छोटा कण होता है। तो वो ऋषि कनद हम लोग के बताए थे। ये खूब भाई बता करके लूटने लग गए। पूरा क्रेडिट मिला इनको साइंटिस्ट लोग की तरफ से कि वाह वाह, ये तो बड़ा भयानक खोज कर लिए। हम भी कॉल किए इनको कि डाल्टन जाओ को कि डाल्टन जी आप इतना उपलब्धि हासिल कर लिए, इतना कुछ बता दिए, थोड़ा बहुत क्रेडिट हम लोग को ऋषि को भी दे दीजिए, क्योंकि वो भी खोजे थे। तो ये देने से इनकार कर दिया। तो गुस्सा आना ही था हमको भाई। हमको जहाँ गुस्सा आ गया तो फिर हम बोले ठीक है भाई, अभी जितना लूटना है लूट लो, आगे जाके बताते हैं फिर। तो आगे इनके साथ बहुत बुरा हुआ। आगे हुआ क्या, इनका दो तीन थ्योरी यूँ यूँ गलत हो गया। तो इनका ड्रॉबैक देखते हैं कि इनका कौन कौन सा थ्योरी गलत हो गया। तो सबसे पहले क्या होता है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटम एटॉमिक थ्योरी,
एटम्स वेयर इनडिविजिबल विच कैन नॉट बी डिवाइडेड। इनके थ्योरी के हिसाब से जो पहला थ्योरी इन्होंने दिया था कि एटम जो होता है वो और फर्दर डिवाइड नहीं होता है, इनडिविजिबल होता है, यानी कि उससे छोटा और एटम को नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये सबसे पहला इनका ये गलती हो गया। क्यों गलती हुआ? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एटम किससे बना होता है, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता। वो तीन को पार्ट से मिल करके बना होता है, तीन पार्टिकल से मिलकर बना होता है। और ये जो पार्टिकल होते हैं ये सबसे छोटे पार्टिकल होते हैं, ये इसको और डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, एटम को डिवाइड कर सकता है। एटम एक यूनिट है, सबसे छोटा यूनिट भले है लेकिन सबसे छोटा कण नहीं है। ठीक है, सबसे छोटा पार्टिकल कौन है? ये तीनों है। ठीक है, अब इसका जो सेकंड नंबर का जो ड्रॉबैक आया, जो दूसरा ड्रॉबैक था डाल्टन जी का, वो क्या है? एटम ऑफ एन एलिमेंट हैव एग्जैक्टली सेम मास। एटम जो सेम एलिमेंट होते हैं, जैसे कि एक लोहा हो गया, लोहा का जितना भी एटम्स हो गया, लोहा में तो मिलियंस ऑफ एटम्स हो गए, वो सबका मास सेम होगा। ये तो कहते ये कि वो जो सेम एलिमेंट होता है, सेम एलिमेंट के एटम्स के मास भी सेम होते हैं और प्रॉपर्टी भी बहुत सारा सेम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आइसोटोप्स, हम लोग को आगे जाके पता चला कि आइसोटोप्स नाम का भी चीज़ होता है, जिसमें कि क्या होता है कि सेम ही एलिमेंट के डिफरेंट मास देखने को मिलते हैं। क्यों? डिफरेंट स्ट्रक्चर भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट जिसका कि सेम ही एलिमेंट है, ठीक है, जैसे कि सेम ही एलिमेंट है लेकिन उसका डिफरेंट मास निकल के आता है। जैसे कि कार्बन का 12 नंबर भी उसका एटॉमिक मास है, 13 भी आता है और 14 भी आता है। तो ये आइसोटोप्स को बताना नहीं समझा पाए थे, तो ये इनका एक ड्रॉबैक हो गया। ऐसे एलिमेंट जिनका कि सेम ही एलिमेंट हो लेकिन उनका स्ट्रक्चर अलग अलग हो, मास अलग आए, उसको हम लोग आइसोटोप्स कहते हैं। ठीक है, अब इनका थर्ड ड्रॉबैक देख लेते हैं। बहुत बुरा हुआ भाई इनके साथ। अब इन्होंने कहा था कि एटम जो डिफरेंट एलिमेंट के होते हैं, ठीक है, जो डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स होते हैं, जैसे कि एक लोहा का एटम हो गया, एक हो गया गोल्ड का एटम, ये दोनों अलग अलग एलिमेंट के एटम्स हैं, ये दोनों का मास डिफरेंट होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। अब आइसोबार्स को, यहाँ पे आइसोबार का कंडीशन आ जाता है कि जैसे कि देखा गया है कि आर्गन होता है उसका मास भी 40 होता है, और जो कैल्शियम होता है उसका नाम भी ये एटॉमिक मास भी 40 होता है। इसको इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं आइसोबार्स। तो इसको भी ये समझा नहीं पाए, यहाँ पे भी इनका ड्रॉबैक हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी इनका ड्रॉबैक हो गया, और होना ही था भाई, दूसरे चीज़ का चोरी करके गए थे, पूरा खूब वाहवाही लूट लिए, लास्ट में तो इनका होना ही था। बोले थे इनको फ़ोन करके कि थोड़ा बहुत क्रेडिट हम लोग के ऋषि को भी दे दीजिए, लेकिन मना कर दिए, तो अब क्या ही कर सकते थे, होना ही था। तो उसके बाद फिर इनका फ़ोन उन भी आया, उनको बोले कि भाई अब छोड़ दो, अब इतना बेइज्जती कर ही दिया है, मतलब कि सारा ही थ्योरी में गलत करा दोगे क्या? तो फिर तरस उरस आ गया इन पर, तो फिर छोड़ दिए, क्या करते अब। तो अब आगे हम लोग को पढ़ना है जे थॉमसन के बारे में। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, और कल हम लोग स्टार्ट करेंगे फिर से। तो चलिए, थैंक यू आज के लिए, और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।